Hello students, welcome to VN Science. In this particular video, we are going to discuss Standard 9 Science Chapter number 16 which is Heredity and Variation और इसकी exercise solution discuss करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करता हूँ। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, सेंटेंसेस को हमें कंप्लीट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है हेरिडिटरी जो कैरेक्टर्स होती हैं वो ट्रांसफर होती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। ऑफस्प्रिंग मतलब जो चिल्ड्रन होंगे उनके पेरेंट्स के, उसमें ट्रांसफर होता है। किसकी हेल्प से होता है? जीन की हेल्प से होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो जीन है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटी का। ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो माइनर वेरिएशन शो करते हैं। एंड द कंपोनेंट विच इज इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल, जो सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर यहाँ पर एक जो कैरेक्टर है, जो कंपोनेंट है, जो कैरी करता है जो हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको इंफॉर्मेशन अपने में स्टोर रखता है, वो है क्रोमोसोम्स। और यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये मेनली डीएनए के बने हुए होते हैं। ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होते हैं थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो मेजर वेरिएशन शो करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है एक्सप्लेन द फॉलोइंग, और यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन मेंडल्स मोनोहाइब्रिड प्रोजेनी क्रॉस, जो है मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कोई भी है एक एग्जांपल लेकर हमें एक्सप्लेन करना है। जितने भी मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स थे जो बेस्ड थे विजिबल कैरेक्टर्स पे, जैसे और जो भी एक्सपेरिमेंट किया था वो पी प्लांट पे किया था। पी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो पाइजम सटाइवम है। इस पर ही एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल ने, और बहुत सारे कैरेक्टर्स को लेकर एक्सपेरिमेंट हुआ था। मेंडल ने ब्रॉट अबाउट द क्रॉस बिटवीन टू पी प्लांट्स। एक यहाँ ये दो पी प्लांट है और इसके बीच में जैसे सपोज कर लो ये टॉल होगा और ये शॉर्ट होगा, तो इसको क्या किया मेंडल ने, इसको क्रॉस कर दिया और फिर देखा कि क्या हो रहा है। यहाँ पर जो टॉल पी प्लांट्स थे और ड्रॉप पी प्लांट्स थे उसको यूज किया था इस क्रॉस में, और इसको हम कह रहे हैं पेरेंट जनरेशन, जो P1 जनरेशन है। तो पेरेंट वन जो जनरेशन P1 है उसमें जो फिनोटाइप था वो टॉल एक था पहले प्लांट जो था, और दूसरा यहाँ पर ड्रॉप था। इसकी जीनोटाइप कैपिटल टी आएगी, ड्रॉप की स्मॉल टी आएगी, और ये जो गेमेट प्रोड्यूस करेगा ये कैपिटल टी होगा, और ये जो गेमेट प्रोड्यूस करेगा ये स्मॉल टी होगा। और इन दोनों को मिला करके एक ऑर्गेनिज्म यहाँ पर जो प्लांट था वो प्रोड्यूस हो गया। F1 जनरेशन कहते हैं इसको। और ये टॉल आया, इसकी जो फिनोटाइप है ये टॉल है, और इसकी अगर जीनोटाइप पूछ ले तो वो कैपिटल टी स्मॉल टी है। पेरेंट जनरेशन P2 जब हमने सेल्फिंग किया F1 में, तो यहाँ पर फिनोटाइप क्या आया, जैसे कि टॉल है, इसको हमने इसके साथ ही क्रॉस कर दिया। तो जो गैमीट्स बनेंगे वो कैपिटल टी एक कैपिटल टी स्मॉल टी, दो गैमीट्स बन रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जब जैसे कि मेल गैमेट है कैपिटल टी स्मॉल टी, और फीमेल गैमेट होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, जब इसको क्रॉस कर रहे हैं हम तो कैपिटल टी का ये आएगा और कैपिटल टी स्मॉल टी का आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। यहाँ पर ये वाले टॉल होंगे, तीन टॉल है एक ड्रॉप है। तो यहाँ पर जो कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, और जो कैपिटल टी स्मॉल टी है ये सब क्या है, टॉल है। इनकी जीनोटाइप ये है और ये कहते हैं हम फिनोटाइप है। और जो स्मॉल टी होता है ये ड्रॉप होता है। ड्रॉप मतलब इसकी जो हाइट है वो शॉर्ट होती है टॉल के कंपेयर में, शॉर्ट प्लांट यू कैन से। तो जितने भी प्लांट प्रोड्यूस हुए हैं F1 जनरेशन में वो सारे टॉल होते हैं, जो पहली जनरेशन थी, और उसमें जो जीनोटाइप था वो कैपिटल टी स्मॉल टी था। ये इंडिकेट करता है कि जो ये जीन है, ये जो कैपिटल टी का जीन है ये डोमिनेंट है स्मॉल टी पर, तभी ये टॉलनेस लेके आता है। तो टॉल के लिए कैपिटल टी रिस्पॉन्सिबल है और ड्रॉप के लिए स्मॉल टी रिस्पॉन्सिबल है। जब F1 को सेल्फ पॉलिनेट किया, सेल्फिंग किया, उसके साथ ही उसका क्रॉस किया, कैपिटल टी का क्रॉस यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ ही किया, तो जो सेकेंड जनरेशन हुआ उसमें तीन टॉल आए थे और एक ड्रॉप आया था, दोनों मिले थे, लेकिन तो जो रेशियो थी वो 3:1 की थी। तो जीनोटिपिक रेशियो अगर कोई पूछ ले तो यहाँ पर होगा 1:1, तो द जीनोटिपिक रेशियो हियर 1:2:1। और जो जीनोटाइप थे वो कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। और जो फिनोटाइपिक रेशियो था वो 3:1 का था, तीन टॉल आए थे और एक ड्रॉप था।
सेकेंड यहाँ पे क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मेंडल का डायहाइब्रिड लॉ। अभी मोनोहाइब्रिड देखा, डायहाइब्रिड देखते हैं जरा। तो यहाँ पर डायहाइब्रिड में दो पेयर कंट्रास्टिंग लेते हैं, वहां पे सिर्फ एक ही लिया था जिसमें हाइट था। यहाँ पर हम दो कैरेक्टर लेंगे। एक तो यहाँ पर सीड की शेप होगी कि सीड की जो शेप है वो कैसी है, राउंड है कि व्रिंकल है, ये नंबर वन कैरेक्टर है। और सेकेंड कैरेक्टर है कि जो सीड है उसकी कलर क्या है, क्या वो येलो है। तो सीड में भी जो शेप होती है वो दो होती है, एक तो राउंड होता है और एक तो व्रिंकल होता है। एक तो राउंड होता है, व्रिंकल होता है। सीड के शेप में भी सॉरी जो कलर है वो भी एक तो येलो होती है और एक ग्रीन होती है। तो देर इज अ ग्रीन वन एंड देर इज अ येलो वन। तो ये वेरिएशन हमें शो होते हैं। तो यहाँ पर जो जीनोटाइप है जो राउंड है और येलो सीड्स का है, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, और जो व्रिंकल ग्रीन है वो स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो इसके जो गेमीट्स बनेंगे वो एक आएगा कैपिटल आर ये वाला, और एक ये वाला, एक स्मॉल आर एक स्मॉल वाई। तो ये गेमीट्स जब फ्यूज करेंगे तो यहाँ पर एक प्लांट बनेगा, एफ फीलियल वन जनरेशन। ये पेरेंटल जनरेशन है, ये वाली पेरेंटल जनरेशन, ये चिल्ड्रन की फर्स्ट फीलियल जनरेशन है ऑफस्प्रिंग्स की। और फिनोटाइप इसका कैसा दिख रहा है, ये राउंड है और येलो सीड्स हैं, और ये इसकी जीनोटाइप है। अगर हम पेरेंटल सेकेंड जनरेशन की बात करें तो इसको यहाँ पर हम क्रॉस करते हैं, जो फिनोटाइप है राउंड येलो सीड्स, और यहाँ पर आएगा ये राउंड येलो सीड्स। तो ये भी कैसा है, ये राउंड येलो सीड्स का है, राउंड येलो सीड्स। तो जब इसको हम क्रॉस करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो इसको हम क्रॉस करेंगे और जो गेमीट्स यहाँ पर होंगे ये कैपिटल आर स्मॉल वाई होगा, एक ये हो गया, और कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। चार टाइप के गेमेट्स बने, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि चार कितने टाइप के गेमेट है डायहाइब्रिड क्रॉस में, चार टाइप के गेमेट्स हैं। तो जब इसको हम क्रॉस करते हैं, यहाँ पे मेल गैमेट हो गया, ये फीमेल गैमेट है। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आई, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 प्रोजेनी यानी कि 16 जो प्लांट्स है वो प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी अलग अलग जीनोटाइप है यहाँ पर। तो थ्योरी पॉइंट देखते हैं जरा। यहाँ पर जितने भी प्लांट्स यहाँ पर F1 में प्रोड्यूस हुए थे वो कैसे थे, राउंड थे और येलो सीड्स के थे। क्यों, क्योंकि जो राउंड शेप है वो डोमिनेंट है व्रिंकल पे, और जो येलो कलर है सीड का वो डोमिनेंट है किस पे, ग्रीन पे। तो इसलिए F1 में राउंड और येलो आया था। तो यहाँ पर जो F1 जनरेशन है उसको जब सेल्फ पॉलिनेट करते हैं उसके साथ उसका क्रॉस करते हैं, तो चार टाइप के यहाँ पर गेमीट्स प्रोड्यूस होते हैं जो मैंने अभी बताया। तो जो यहाँ पर F2 जनरेशन आती है उसमें 16 जीनोटाइप होती है, लेकिन चार फिनोटाइप होती है। फिनोटाइप मतलब जो अपीयरेंस है उसका कैसा दिखता है, और जीनोटाइप उसमें जीन्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहला होता है कि राउंड येलो होगा, सेकंड होगा कि व्रिंकल येलो होगा, थर्ड है कि राउंड ग्रीन होगा, और फोर्थ है कि व्रिंकल ग्रीन होगा। तो आफ्टर जनरेशन में 9 डिफरेंट टाइप ऑफ जीनोटाइप है। अगर कोई पूछे फिनोटाइप कितना है तो 4 है, जीनोटाइप कितना है तो 9 है। और इसकी अकॉर्डिंग रेशियो आती है, जो फिनोटिपिक रेशियो आती है ये 9:3:3:1 है, और जो जीनोटिपिक रेशियो है वो 1:1 2:4:2 1:1। सो दिस इज 1:1 2:4:2 2:4:2 एंड 1:1 अगेन। तो ऐसी 9 जनरेशन, 9 जीनोटाइप आ गई, 4 फिनोटाइप आ गई। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टिंग्विश करना है हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डायहाइब्रिड क्रॉस को। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते हैं, और डायहाइब्रिड क्रॉस में दो पेयर होती है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की, जिसे हम कहते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस। F1 जनरेशन जो प्रोड्यूस करता है वो दो टाइप के गेमीट्स करता है, लेकिन डायहाइब्रिड क्रॉस में वो 4 टाइप के गेमीट्स प्रोड्यूस करता है। जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसमें फिनोटिपिक रेशियो कितनी आई थी, 3 टॉल थे, एक शॉर्ट था या ड्रॉप था। तो 3:1 की रेशियो आई थी F2 में फिनोटिपिक, और फिनोटिपिक रेशियो डायहाइब्रिड क्रॉस में F2 में कितनी आई है, 9:3:3:1। यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि जो जीनोटिपिक रेशियो है, जो जीनोटिपिक रेशियो है F2 में वो कितनी आती है, 1:2:1 आती है। और यहाँ पर जो जीनोटिपिक रेशियो है F2 में
F2 में जो जीनोटाइपिक रेशियो है वो कितनी आती है, 1:2। अभी मैंने लास्ट स्लाइड पे बताया 1:2:1, 2:4:2 एंड 1:2:1। तो 9 जीनोटाइप आती है, 4 फिनोटाइप इसमें, यहाँ पर 3 जीनोटाइप और 2 फिनोटाइप। तो ये कैन एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि जो जो फिनोटाइप है F2 में ये कितने हैं बताओ, एक टॉल है एक ड्रॉप है, 2 हो गए। और अगर जीनोटाइप पूछे कितने हैं, रेशियो नहीं मैं पूछ रहा हूँ कितने हैं, 3 है। और वही यहाँ पर सेम पॉइंट आ जाएगा, फिनो कितने हैं, 4 है। और जीनो कितने हैं, 9 है। ऑलराइट। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर है, इज इट राइट टू अवॉइड लिविंग विद अ पर्सन जो सफर कर रहा है जेनेटिक डिसऑर्डर से। अगर कोई पर्सन है जो जेनेटिक डिसऑर्डर से सफर कर रहा है तो क्या ये सही है कि उसके अवॉइड करना चाहिए उसके पास जाना और उससे लिविंग उसके साथ लिव करना। तो ये गलत है। इट इज नॉट राइट टू अवॉइड विद अ पर्सन जिससे जेनेटिक डिसऑर्डर है। ऐसा क्यों है, उसके साथ हमें ऐसा नहीं है कि नहीं रहना चाहिए, कोई इशू नहीं होता। क्योंकि जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है ये पेरेंट्स से चिल्ड्रन में आते हैं, ऑफस्प्रिंग में आते हैं, सिर्फ ओनली यही तरीका है। ये नॉन कंटेजियस है। नॉन कंटेजियस का मतलब है ये ऐसे स्प्रेड नहीं होता, अगर ऐसे छू लिया तो ऐसे स्प्रेड नहीं होता, वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ही आता है। तो इट इज ओके टू लिव विथ अ पर्सन जिसे जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग इन योर ओन वर्ड्स। व्हाट इज मीन बाय क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है और उसके टाइप्स एक्सप्लेन करने। द स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स दैट कैरी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, जो इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को लेकर, उससे कहते हैं क्रोमोसोम। तो सेल के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड के बने हुए रहते हैं एंड प्रोटीन्स होता है। डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर 4 टाइप के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सो दिस आर द 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। नंबर 1 मेटासेंट्रिक, नंबर 2 सब मेटासेंट्रिक, नंबर 3 एक्रोसेंट्रिक एंड नंबर 4 टीलोसेंट्रिक। तो थोड़ी थ्योरी देखते हैं, यहाँ पर डायग्राम आपको दिखाया मैंने। मेटासेंट्रिक क्या होता है, जो सेंट्रोमियर एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के मिड पॉइंट पे होता है। और इंग्लिश लेटर क्या बनता है, वी बनता है। इसमें क्या बनता है, वी बनता है। और जो आर्म्स होती है क्रोमोसोम की वो इक्वल इन लेंथ होती है। सो यू कैन सी एक वी शेप बन रहा है और जो इसकी लेंथ है वही इसकी लेंथ है। और ये मिड पॉइंट पे होता है प्रेजेंट, सेंट्रोमियर। सब मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर है ये नियर द मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट के नियर होता है। तो ये देखो यहाँ पर कहीं मिड पॉइंट होगा और उसके थोड़ा सा पास में ही होता है ये। और यहाँ पर जो इंग्लिश लेटर बनता है ये एल लेटर बनता है। यू कैन सी एल लेटर, इसमें एल लेटर बनता है सब मेटासेंट्रिक में। इसमें वन शॉट जो आर्म है वो स्लाइटली शॉर्टर होती है अदर से। एज यू कैन सी ये थोड़ा सा लॉन्ग है, ये थोड़ा सा स्लाइटली शॉर्ट होता है। थर्ड यहाँ पे एक्रोसेंट्रिक है। एक्रोसेंट्रिक में यहाँ पर क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर है वो नियर होता है एंड के, मिड पॉइंट के नहीं, एंड के नियर होता है। और यहाँ पर जो इंग्लिश लेटर है ये जे बनता है, जिसमें जो वन हम है, वन आर्म है वो बहुत शॉर्ट होता है। और वन आर्म में दूसरा वाला होगा वो बहुत लॉन्ग है। एज यू कैन सी इन द डायग्राम ये जे शेप का है इंग्लिश लेटर। टीलोसेंट्रिक में क्या होता है कि जो सेंट्रोमियर है वो राइट होता है एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के एंड पर ही वो प्रेजेंट होता है। और जो इंग्लिश लेटर है आई बनता है। और यहाँ पर जो क्रोमोसोम है जिसमें एक ही आर्म होती है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। सेकेंड यहाँ पे क्वेश्चन है, डिस्क्राइब करना है स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। जो डीएनए का मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था, एक डबल हेलिक्स मॉडल। और यहाँ पर इस मॉडल में क्या था कि 2 पैरेलल थ्रेड्स थे, स्ट्रैंड्स कहते हैं उसे, न्यूक्लियोटाइड्स की, वो कॉइल्ड होती है अराउंड ईच अदर टू फॉर्म अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम कंपेयर कर सकते हैं विद अ कॉइल्ड फ्लेक्सिबल लैडर। तो जैसे ये एक स्ट्रैंड था डीएनए का और एक और स्ट्रैंड इसके पैरेलल था। और तो दिस इज द डबल हेलिक्स मॉडल जो वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था। ये जो है ये नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, ये नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है। और ये जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रैंड दिख रहा है, इसमें इसको अगर हम जूम करेंगे तो ऐसे नजर आएगा कि एक न्यूक्लियोटाइड है,
एक न्यूक्लियोटाइड है, ऐसे न्यूक्लियोटाइड की चेन प्रेजेंट होती है, बहुत लंबी चेन होती है, और एक और सेम टू सेम यहाँ पर प्रेजेंट होगा, और इसके बीच में क्या, और यहाँ पर जो प्रेजेंट होता है ये क्या होता है, नाइट्रोजनस N2 बेस, इसे हम कहते हैं नाइट्रोजनस बेस। 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेस मेनली प्रेजेंट होते हैं। तो जो ईच स्ट्रैंड होता है डीएनए मॉलिक्यूल का, वो बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ रहता है, और जो ईच न्यूक्लियोटाइड है वो एक यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस होगा और फॉस्फोरिक एसिड होगा जो शुगर मॉलिक्यूल से ज्वाइंट होता है। तो ये 3 चीजें होती है एक न्यूक्लियोटाइड में, एक तो नाइट्रोजनस बेस होगा, फॉस्फोरिक एसिड होगा, और जो शुगर का मॉलिक्यूल होगा। जो नाइट्रोजनस बेसेस है उसके 4 टाइप्स होती है, एक तो एडेनिन होगा, गुआनिन होगा, साइटोसिन होगा और थायमिन होगा। जो एडेनिन और गुआनिन है ये प्यूरिन्स हैं, और जो साइटोसिन है और थायमिन है ये पायरामिडीन्स है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड्स है ये अरेंज होती है लाइक अ चेन दैट डीएनए। ये जो 2 स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होती है डीएनए में, ये कंपेरेबल है 2 रेल्स ऑफ द लैडर, एंड ईच रेल इज मेड अप ऑफ ऑल्टरनेटली जॉइंट मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। जो ईच रिंग यहाँ पर प्रेजेंट होती है लैडर में, वो पेयर होती है नाइट्रोजनस बेसिस के जो ज्वाइंट होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो यहाँ पर जैसे कि एक लैडर था, यहाँ पर एक लैडर था, लैडर लाइक ऐसे नजर आता है कि रेल है, और एक नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे होगा, एक N2 बेस यहाँ पे होगा, और एडेनिन ऑलवेज पेयर विद थायमिन, एंड जो साइटोसिन है ये हमेशा पेयर करता है गुआनिन के साथ। थर्ड यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, व्यू पॉइंट बताना है, किस पे ओपिनियन बताना है, यूज ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जो क्रिमिनल्स होती हैं उनकी उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जो फिंगरप्रिंट है वो हर एक पर्सन का यूनिक होता है, और इसे हम पेटर्निटी में यूज करते हैं, मेटर्निटी डिस्प्यूट्स में यूज करते हैं। पेटर्निटी मतलब फादर कौन है इस पर्टिकुलर चाइल्ड का, बायोलॉजिकल फादर, और मेटर्निटी मतलब जो बायोलॉजिकल मदर है वो पता करने के लिए। डिस्प्यूट्स काफी बार होते हैं उसे पता करने के लिए। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत यूजफुल है फॉरेंसिक साइंसेज में। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेन करना है स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड जो टाइप्स होती है आरएनए की। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड इसे इसका फुल फॉर्म है, और ये डीएनए के जैसा ही स्ट्रक्चर होता है इसका। आरएनए मेड अप ऑफ राइबो शुगर होता है, ये चेंजेस में, और फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स होती है, और 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। वहाँ पे थाइमिन था डीएनए में, यहाँ पे यूरासिल है, ये यहाँ पर एक चेंज है। जो न्यूक्लियोटाइड होती है ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है आरएनए मॉलिक्यूल्स की। ये फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ, तो न्यूक्लियोटाइड किसका बना हुआ रहता है, एक राइबो शुगर होता है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है, और यहाँ पर एक वन ऑफ द नाइट्रोजनस बेस से मिलकर एक, ये 3 चीजें होती है तब एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड चेन्स में रहते हैं, तब जाके वो एक पूरा स्ट्रैंड बनता है आरएनए का। लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बॉन्डेड रहते हैं ईच अदर। ये यहाँ पर जैसे ये 2 न्यूक्लियोटाइड है, इसके बीच में बॉन्डिंग होती है ऑब्वियसली, तब जाके एक आरएनए मॉलिक्यूल बनता है। आरएनए परफॉर्म करता है प्रोटीन सिंथेसिस में फंक्शन। तो इसके फंक्शन के बेसिस पे 3 टाइप के आरएनए प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला आरएनए है राइबोसोमल आरएनए, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में आरआरआरएनए। तो ये कंपोनेंट होता है ऑर्गेनेल का, जो राइबोसोम है उसके अंदर का ये कंपोनेंट है, और राइबोसोम परफॉर्म करते हैं फंक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। सेकंड यहाँ पे मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए ऑब्वियसली मैसेज कैरी करेगा, मैसेज इंफॉर्मेशन लेके जाता है डीएनए से राइबोसोम्स में, और राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होती है कि प्रोटीन कैसे फॉर्म करना है, उसकी इंफॉर्मेशन ये डीएनए से राइबोसोम पे लेके जाता है। जो ट्रांसफर आरएनए ये अमीनो एसिड लेकर आता है, राइबोसोम पे देता है, ताकि जो एज पर द मैसेज ऑफ एमआरएनए, तो एमआरएनए पे इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सा अमीनो एसिड लेकर आना है राइबोसोम पे, टीआरएनए अमीनो एसिड कैरी करके लेकर आता है। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर पीपल टू हैव देयर ब्लड एग्जामिन बिफोर देयर मैरिज। तो बिफोर मैरिज ब्लड एग्जामिन करना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों, इसके रीजन हमें बताने। If people have blood examined before marriage, the partners will know about the possible genetic disease जो children में हो सकती है उनके, जो inherit हो जाएगा, genetic disorders वो पता लग जाएंगे पहले ही। So they may not decide कि वो decide कर सकते हैं not to have children or not to get married. ब्लड टेस्ट यहाँ पर बिफोर मैरिज और ऑल्सो डन टू चेक फॉर एनी कंटेजियस डिसीज। पार्टनर्स में हो सकती है जो कंटेजियस डिसीज जो स्प्रेड हो सकती है वो भी पता लग सकती है। ये हेल्प करेगा टू प्रोटेक्ट पार्टनर्स फ्रॉम द कंटेजियस डिसीज, जैसे कि एसटीडीज वगैरह नहीं होगा, पहले ही पता लग जाएगा इन ब्लड।
क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ईच। सबसे पहला यहाँ पर हमें बताना है डाउन सिंड्रोम को लेकर। डाउन सिंड्रोम एक डिसऑर्डर है जो अराइज होती है, क्यों होती है डाउन सिंड्रोम? क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से ये होता है। दिस इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में सबसे पहले यही क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो पता चला था कि डाउन सिंड्रोम करके कुछ होता है डिसऑर्डर। दिस डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ 47 क्रोमोसोम। तो जनरली ह्यूमन में नॉर्मल कंडीशंस में 46 क्रोमोसोम्स होती हैं, बट यहाँ पर कुछ स्पेशल हो जाता है, 47 क्रोमोसोम हो जाती है, क्योंकि ट्राइसोमी हो जाती है 21st पेयर की। एक्चुअली में 21st पेयर जो होता है उसमें 2 क्रोमोसोम होने चाहिए, बट एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, इसलिए हम कहते हैं ट्राइसोमी ऑफ द 21st क्रोमोसोम पेयर। Infants with this disorder have one extra chromosome with the 21st pair in every cell of the body। हर एक सेल में उसके अंदर न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्रोमोसोम है, उसमें जो 21st वाला होगा उसके साथ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा, इसलिए इन टोटल 47 होता है इंस्टेड ऑफ 46। चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम आर यूजुअली मेंटली थोड़े रिटार्डेड होते हैं, वो इतना ज़्यादा हाई आईक्यू नहीं होता उनमें। हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन भी इनकी शॉर्ट होती है, जल्दी डेथ हो सकती है इनकी। मेंटल रिटार्डेशन मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे ज़्यादा अगर विजिबल कैरेक्टर है तो ये मेंटल रिटार्डेशन ही है। अदर सिम्टम्स जैसे कि शॉर्ट हाइट हो सकती है, शॉर्ट वाइड नेक होगा, नोज फ्लैट होगी, शॉर्ट फिंगर्स होंगे, सैंटी हेयर होगा, एंड जो सिंगल हॉराइजन होगा क्रीज पर पाम पे, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी ज़्यादा नहीं होती, 16 से 20 ईयर्स ही होती है, सो दे डोंट सर्वाइव मच। सेकेंड क्वेश्चन है मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स। Disorders occurring due to mutation in any single gene into defective one आर कॉल्ड मोनोजेनिक डिसऑर्डर। मोनोजेनिक डिसऑर्डर में मतलब क्या होता है कि एक जीन होती है उसमें म्यूटेशन हो गई, कुछ चेंजेस आ गया उस जीन में, तो ये डिसऑर्डर हो जाता है। अप्रोक्सीमेटली 4000 डिसऑर्डर मोनोजेनिक के नोन है। ड्यू टू एबनॉर्मल जीन्स, जीन्स में गड़बड़ी हो गई है यहाँ पर, देयर प्रोडक्ट्स आर ईदर प्रोड्यूस इन इनएफिशिएंट क्वांटिटी और नॉट प्रोड्यूस। तो जीन से यहाँ पर प्रोटीन्स बनती है, तो प्रोटीन्स जो बनेगी वो या तो कम क्वांटिटी में बनेगी या तो प्रोड्यूस ही नहीं होगी प्रोटीन्स, तो फिर आगे कुछ प्रोसेस प्रॉपरली सेल फंक्शन नहीं कर पाएगा। इट कॉजेज एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म एबनॉर्मल होगा, नॉर्मल नहीं होगा, एंड मे लीड डेथ एट टेंडर एज, टेंडर एज कम एज पे उनकी डेथ हो सकती है। एग्जाम्पल है मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स के हचिंगटन डिजीज, टे-सैक डिजीज, गैलेक्टोसेमिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फिब्रोसिस, albinism, hemophilia, night blindness and etc। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है सिकल सेल अनीमिया, इसके सिम्टम्स और ट्रीटमेंट बताने। सिकल सेल अनीमिया एक हेरिडेटरी डिसऑर्डर है, जो कैसे होता है, म्यूटेशन होती है सिंगल जीन में, तो ये वाला भी यहाँ पर क्या है, ये मोनोजेनिक डिसऑर्डर है। नॉर्मल हीमोग्लोबिन हैज ग्लूटामिक एसिड एज 6th अमीनो एसिड इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो हीमोग्लोबिन में जो स्ट्रक्चर होगा, एक्चुअली हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, और प्रोटीन्स में क्या होते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं, जो 6th नंबर पे अमीनो एसिड होगा वो ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए नॉर्मल वाले में, बट वो रिप्लेस हो जाएगा, उसकी जगह वैलिन आ जाएगा, तो जो शेप है और जो स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन का वो एक्चुअली में चेंज हो जाता है, जिसके वजह से यहाँ पर क्या होगा कि जो इराइथ्रोसाइट है, आरबीसीज, जो नॉर्मली बाइकॉन्केव शेप होती है, बाइकॉन्केव शेप आरबीसी ऐसी होती है, बट ये चेंज हो जाती है, ये आरबीसी है और इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो उसकी शेप चेंज हो गई, तो आरबीसी की जो है वो शेप चेंज हो जाती है। प्रॉब्लम यहाँ पर आरबीसी में आता है, सिकल शेप का अनीमिया, जो आरबीसी है वो ऐसे हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि सिकल सेल अनीमिया ये कंडीशन है। और जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन की वो भी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो पहले जितना ऑक्सीजन कैरी कर सकता था हीमोग्लोबिन, अब शेप चेंज हो गई है आरबीसी की, तो अब वो कम कैरी कर पाएगा, वेरी लो होती है। इन दिस कंडीशन क्लम्पिंग हो सकती है, डिस्ट्रक्शन हो सकती है आरबीसी की, ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनकी डेथ हो सकती है मोस्ट ऑफन। एज ए रिजल्ट जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो भी ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाते हैं, और जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्रेन, लंग्स, किडनीज, ये डैमेज होती हैं। सिम्टम सिकल सेल एनीमिया की स्वेलिंग होती है लेग्स की और हैंड की, पेन होता है जॉइंट्स में, सेवरल सीवियर
जनरल बॉडी एक होगी, पेन होगा बॉडी में बहुत ज़्यादा, फ्रीक्वेंट कोल्ड एंड कफ आएगा, कांस्टेंट लो ग्रेड फीवर होगा, एग्जॉशन होगी, पेल फेस होगा एंड लो हीमोग्लोबिन काउंट होगा। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया, उसको एक फॉलिक एसिड की टैबलेट डेली लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर द आइटम्स इन द ग्रुप ए, बी एंड सी इंटर रिलेटेड? तो मैचअप करना है यहाँ पे। सबसे पहले कॉलम में दिया हुआ है लेबर, हेरिडेटरी, ऑप्टिक न्यूरोपैथी। तो ये कौन से डिसऑर्डर्स हैं? ये माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स हैं, 1 का 3 आएगा एंड ये कनेक्टेड है डी से। दिस डिसऑर्डर अराइजेस ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। सेकेंड का डायबिटीज, ये पॉलीजेनिक डिसऑर्डर है और ये किससे कनेक्ट होगा? अफेक्ट करता है ये ब्लड ग्लूकोज लेवल पे। एल्बिनिज्म, ये क्या है? यहाँ पर मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स है और ये कनेक्ट होगा इससे कि ये पेल स्किन होगा, इसमें सिम्टम्स इसके, और वाइट हेयर होती है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम की कंडीशन होती है वो 44+X वाली कंडीशन होती है और यहाँ पर वुमेन स्टेराइल होती है, दे कांट गिव बर्थ। और जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है इसका आएगा 44+XXY और ये जो कंडीशन है इसमें क्या होता है कि जो मेल है ये स्टेराइल होगा। सो एज यू कैन सी यहाँ पर आंसर्स है। क्वेश्चन नंबर 6, फिलिंग द ब्लैंक्स बेस्ड ऑन द गिवन रिलेशनशिप। 44+X होता है टर्नर सिंड्रोम, तो 44+XXY यहाँ पर क्या होगा? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होगा। 3:1 ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, तो 9:3:3:1 किस में होता है? डायहाइब्रिड क्रॉस में होता है। वुमेन यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम में आएगा और मेन में यहाँ पर क्या आएगा? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। कंप्लीट करना है डायग्राम, जो ट्री डायग्राम है बेस्ड अपॉन टाइप ऑफ हेरिडेटरी डिसऑर्डर्स। तो सबसे पहले होता है कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, सेकेंड होता है कि मोनोजेनिक डिसऑर्डर है, थर्ड होता है कि माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर है एंड फोर्थ है कि पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स है। तो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के डिसऑर्डर्स हैं। मोनोजेनिक में बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, एल्बिनिज्म, सिकल सेल है, फेनाइलकीटोन्यूरिया है एंड मल्टीपल डिसऑर्डर्स। माइटोकॉन्ड्रियल में यहाँ पर 2 डिसऑर्डर्स है, लेबर, हेरिडिटरी एंड ऑप्टिक न्यूरोपैथी। पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स में स्पाइना बिफीरा डिफेक्ट होती है स्पाइनल कॉर्ड की, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसऑर्डर्स, अस्थमा, ओबेसिटी, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, कॉन्स्ट्रिक्टेड स्टमक एंड सो ऑन। एक डिड यू नो फैक्ट, ये ग्रेगर मेंडल डिस्कवर ये किए, इन्होंने किया था हेरिडिटी को, और ये फादर है जेनेटिक्स के। ये एक ऑस्ट्रियन मॉन्क है वो इन 1800 स्टडीड 1800 उस टाइम पे पी प्लांट्स को गार्डन में स्टडी किया था, जो गार्डन में पी प्लांट्स होती हैं। थ्रू एक्सपेरिमेंट्स विद डिफरेंट प्लांट ट्रेट्स ही डिस्कवर्ड हाउ सर्टेन ट्रेट्स आर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। मेंडल वर्क लेड द फाउंडेशन फॉर द जेनेटिक्स। और तब तक तो जेनेटिक्स के बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी नहीं, क्रोमोसोम के बारे में भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो उनके डेथ के बाद ये सब बात पता चली जेनेटिक्स के लेकर। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन मेरी पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करना है इस पर्टिकुलर चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड।